गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम कल राजस्थान अध्ययन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने कल पहला पार्ट लिया था और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और उस कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें जो दूसरा पार्ट है आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की बुक, राजस्थान अध्ययन और राजस्थान अध्ययन की बुक में से आज दूसरा पार्ट है और उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। अब इस राजस्थान के इतिहास में इस बुक में जो दे रखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजस्थान का इतिहास तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन कक्षा 6 के हिसाब से इन्होंने जो इस बुक में दे रखा है उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये राजस्थान के एकीकरण के बाद से है, लेकिन पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था इसके लिए हम सबसे पहले कल की तरह ही नक्शा बनाएंगे। जैसे ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया। ये फैक्ट पूरा प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का राजस्थान का नक्शा बनता है। अब क्या है, राजस्थान पहले ये जो राजस्थान है ये जैसे महाभारत काल में या फिर मौर्य काल में उस समय क्या है, ये जनपद और अंचल में बटा हुआ था। जनपद और अंचल, जैसे कहते हैं ना मारवाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, उस तरीके से ये जनपद में बटा हुआ था। तो इसको उस समय राजस्थान का क्या इतिहास था। अब क्या है, ये जब ये जो जनपद और अंचल में बटा हुआ था ना, जनपद और अंचल में, तो ये जनपद और अंचल में किस आधार पर बटा हुआ था। तो उस समय इस राजस्थान में जो नामकरण, यानी जिस जिस क्षेत्र का नाम पड़ा था, जैसे अपन ले लेते हैं ऊपर ये जो क्षेत्र है इसे योद्धई के नाम से जानते थे, योद्धई, योद्धई, ठीक है। फिर इधर मेवाड़ हो गया, मालवा हो गया, अर्जुनायन हो गया, जांगल प्रदेश हो गया। तो ये किस आधार पर इनके नामकरण होते थे। तो इनके नामकरण का जो मुख्य आधार था, एक तो थी भौगोलिक स्थिति। क्या थी? भौगोलिक स्थिति। इनका जो नामकरण होता था वो एक तो भौगोलिक स्थिति या स्थान, देखो या तो भौगोलिक स्थिति हो गई या फिर स्थान हो गया, या फिर इस स्थान, भौगोलिक स्थिति या स्थान में रहने वाली जाति के आधार पर इनका नामकरण होता था। जैसे अब ये जो जनपद है या जो अंचल है, इनका नामकरण कैसे होता था, एक तो भौगोलिक स्थिति, स्थान हो गया, जाति, इनके आधार पर इनका नाम पड़ता था। अब जैसे सबसे पहले हम लेते हैं हमारे यहाँ से मेवाड़। अब मेवाड़ क्या था? मेवाड़ ये तो अभी वर्तमान नाम है, लेकिन मेवाड़ से पहले सीवी जनपद नाम था। जनपद क्या था? सीवी जनपद। यानी सीवी जनपद के अंतर्गत मेर और मेव जाति के लोग निवास करते थे। मेव और मेव जाति के लोग निवास करते थे और ये अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इस सीवी जनपद का बाद में नाम पड़ गया प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़, जो हम पढ़ रहे हैं मेवाड़। अब मेवाड़ जो नाम पड़ा, इस मेवाड़ पे ये जैसे रियासत थी, ये मेवाड़ रियासत थी। तो इस मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? इस मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर हो गया, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उसके बाद भीलवाड़ा हो गया,
भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। हाँ, इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जैसे मेवाड़ का नाम पड़ता है हम डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेते हैं, लेकिन मेवाड़ के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा नहीं आते थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ के अंतर्गत आते थे। तो ये जो क्षेत्र है इसको मेवाड़, और मेवाड़ का ही जो प्राचीन नाम था सीवी, और सीवी जनपद की राजधानी जो थी, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, मध्यमिका या फिर मध्यमिका बोल सकते हैं उसको, मध्यमिका बोल सकते हैं उसको, जो वर्तमान नगरी चित्तौड़ में, वर्तमान नगरी चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में है अभी वर्तमान में। ये सीवी जनपद की राजधानी थी, ध्यान रखना। अब जैसे मेवाड़ के बारे में हमने देखा, तो मेवाड़ की जो राजधानी थी ये सबसे पहले तो नागदा थी। मेवाड़ की जो राजधानी थी सबसे पहले नागदा, उसके बाद आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, अब जो मेवाड़ रियासत थी या मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ राज्य था, इसमें गुहिल वंश के राजाओं ने शासन किया था। गुहिल वंश के राजाओं ने शासन किया था, जिसमें जैसे बप्पा रावल है, महाराणा प्रताप है, राणा कुंभा है, सांगा है, जैसे राजस्थान के वीर योद्धा जो जिन्होंने शासन किया ये गुहिल वंश के थे सारे के सारे। अब गुहिल वंश की जो स्थापना की थी ना, गुहिल वंश का जो संस्थापक था वो गुहादित्य, उसका नाम था गुहादित्य या फिर गुहिलादित्य, जिसे गुहिलादित्य भी कहते हैं, गुहिलादित्य। गुहिलादित्य कब की थी? 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में। गुहिल वंश की का जो संस्थापक है वो तो गुहादित्य और जिसे गुहिलादित्य भी कहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो है बप्पा रावल, जिसे कालभोज बप्पा रावल, जिसे वास्तविक नाम इनका कालभोज ही था, जिनको बप्पा रावल के नाम से जानते थे, बप्पा रावल। ये हो गया मेवाड़ के बारे में जानकारी। मेवाड़ ये क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़ कहलाता है। अब यहीं पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालव, मालवा, जैसे ये मालव, मालव जो क्षेत्र है यहाँ पर मालव, जिसके अंतर्गत टोंक, झालावाड़, झालावाड़ और फिर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं मालव के अंतर्गत। यानी मालवी जाति रहती थी यहाँ पर, मालव जाति के कारण यहाँ पर मालवा नाम पड़ा। और ये टोंक, मालव, टोंक, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को मालव के नाम से जाना जाता था। ये प्राचीन काल में ये नाम से जाना जाता। फिर ये है अपन ऊपर लिया योद्धे। योद्धे जो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, राजस्थान का उत्तरी भाग, इस उत्तरी भाग को योद्धई के नाम से, उत्तरी राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धई के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है ढूंढाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ वर्तमान जयपुर, वर्तमान जयपुर, जयपुर के बाद इसका दौसा और आसपास का जो एरिया, यानी कुछ भाग आसपास का जो एरिया उसको जयपुर, दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। फिर है वागड़, यहाँ पर मैंने वागड़ बताया था। वागड़ के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं और वागड़ में वागड़ी भाषा बोली जाती है, वागड़ में वागड़ी भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में हम जैसे देखेंगे
ये फिर से एक मैं मैप के ज़रिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैप से जितना अच्छा समझ में आता है उतना रटने से नहीं आता। जैसे ये वापस राजस्थान का नक्शा हो गया। हमने मालव क्षेत्र पढ़ लिया, मेवाड़ पढ़ लिया, वागड़ पढ़ लिया, ढूंढाड़ पढ़ लिया। अब ढूंढाड़ में एक चीज़ याद रखना, ढूंढाड़ में कछवाहा शासकों ने, जैसे ये ढूंढाड़ यहाँ मैंने बताया जयपुर और दौसा का क्षेत्र जो ढूंढाड़ कहलाता है, इसमें कछवाहा शासकों ने राज किया था। कछवाहा शासकों ने राज किया था और इन्होंने मीणा और बड़ गुजरों को हराकर इस पे अधिकार किया था। मीणा और बड़ गुजरों को हराकर इस पर अधिकार किया था। आमेर है, जयपुर है, आमेर का क्षेत्र, आमेर पर इन्होंने अधिकार किया था। उसके बाद ले लेते हैं हम मरु या मरुकांतार। ये जो क्षेत्र है मरु या मरुकांतार, ये महाभारतकालीन रामायणकालीन क्षेत्र है, जिसका उल्लेख, जैसे इस जो मरु और मरुकांतार क्षेत्र अब नाम जो दिया है, इसका उल्लेख, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक तो महाभारत से प्राप्त होती है। महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है, रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। फिर चरक संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया। ऋग्वेद यानी इनमें इस मरुकांतार क्षेत्र की जानकारी मिलती है। और मरुकांतार जो क्षेत्र है, इसमें वर्तमान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो वर्तमान में बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, नागौर के बाद चूरू हो गया, चूरू के बाद गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद जैसलमेर। यानी वर्तमान के जो ये ज़िले हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, इनको पहले प्राचीन समय में मरुकांतार कहा जाता था। और मरुकांतार की जो जानकारी है वो महाभारत, रामायण और चरक संहिता और ऋग्वेद में मिलती है। यहाँ पर ये आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र भी था। मरुकांतार प्रारंभिक जनतंत्र किसका था? आर्यों का। आर्य जब भारत आए थे तो उनका जो प्रारंभिक जनतंत्र था ना, ये मरु और मरुकांतार क्षेत्र ही था। उसके बाद यहीं पास में एक क्षेत्र है जिसे प्राचीन समय में कहते थे जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। कहा जाता है कि जांगल प्रदेश में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम मथुरा जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। इस क्षेत्र से, यानी ये जंगल प्रदेश जो है, और इस जंगल प्रदेश से गुजरे थे। तो वर्तमान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो बीकानेर हो गया, उसके बाद नागौर हो गया, बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। जोधपुर पूरा नहीं आता है क्योंकि जोधपुर को मारवाड़ भी कहते हैं। तो जोधपुर का कुछ भाग जो बीकानेर साइड है ना, वो इसके अंतर्गत आता है जांगल प्रदेश। सबसे बड़ी बात, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर, राजधानी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान नागौर में, अहिछत्रपुर, नागौर, ये हो गया जांगल प्रदेश। इस क्षेत्र में जो प्रदेश है उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण और बलराम यहाँ से गुजरे थे, इसके कारण ये जाना जाता है। वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, राजधानी
वो अहि छत्रपुर नागौर थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। अब ये जो मत्स्य प्रदेश है इसका भी उल्लेख महाभारत कालीन जैसे चरक संहिता है, रामायण कालीन, उसमें मत्स्य प्रदेश का भी उल्लेख किया गया है। तो मत्स्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले थे? तो अलवर इसका मुख्य क्षेत्र था और जयपुर का कुछ भाग था, जयपुर का कुछ भाग। ये राजस्थान अध्ययन की बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, राजस्थान का कुछ भाग था। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर, बेराट जयपुर थी। विराटनगर जिसे बेराट भी कहते हैं, बेराट जयपुर, वर्तमान जयपुर थी। ठीक है। अब इसी के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम था सुरसेन, इसी के पास में सुरसेन। अब सुरसेन किसे कहते थे? सुरसेन के लिए मैं अलग से एक मैप और बना देता हूँ यहाँ पे, छोटा राजस्थान का, जैसे ये राजस्थान का मैप बन गया। तो सुरसेन किसे कहते थे? यहाँ पर एक क्षेत्र था यहाँ पर जिसे सुरसेन के नाम से जाना, किस नाम से? सुरसेन के नाम से जाना जाता। सुरसेन के अंतर्गत हमारे वर्तमान का भरतपुर, हो गया, करौली हो गया और धौलपुर क्षेत्र आता है। धौलपुर वर्तमान के जो जिले हैं, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर, ये सुरसेन के अंतर्गत आते थे। और इस सुरसेन की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। फिर इसके बाद जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको बताता हूँ, सुरसेन हो गया, मत्स्य प्रदेश हो गया, जांगल प्रदेश हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है सीवी। अब सीवी मैंने एक बार तो बता ही दिया, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीवी, अब सीवी जो ये क्षेत्र है उदयपुर वाला, सीवी उदयपुर का पूर्वी भाग हो गया, उदयपुर का पूर्वी हो गया। उसके बाद पश्चिमी भाग हो गया, पश्चिमी भाग के बाद उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी भाग। ये जो क्षेत्र था ये सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। और सीवी जनपद की राजधानी मैंने बता दी, मध्यमिका, जो वर्तमान नगरी चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है। मेव और मेर जाति के लोगों की अधिकता के कारण इसका नाम मेवाड़, प्रागवाट और मेदपाट नाम पड़ा, मेव जाति के कारण। फिर उसके बाद एक क्षेत्र और है महाभारत कालीन, एक क्षेत्र यहाँ पर जिसका नाम है अर्जुनायन। अर्जुनायन कहते थे उसको, अर्जुनायन। ये जो क्षेत्र है यानी भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, इस क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था, अब उसके बाद यहाँ पर है हाड़ौती। क्या है? हाड़ौती। अब हाड़ौती जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसके अंतर्गत वर्तमान के कोटा और बूंदी जिला आता है, कोटा प्लस बूंदी जिला आता है। हाड़ौती क्षेत्र में वर्तमान के कोटा और बूंदी जिला आता है। ध्यान रहे इस बूंदी का नाम
मीणा शासक बुंदा के नाम पर पड़ा था। बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा था, नामकरण हुआ था इस बूंदी का। उसके बाद है यहाँ पर कांठल। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी दे रखी है राजस्थान अध्ययन में कि कांठल प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। फिर मैंने मालवा बता ही दिया, झालावाड़ के क्षेत्र को, यानी यहीं पर मालवा जो है ये झालावाड़ के क्षेत्र को, झालावाड़ जो वर्तमान झालावाड़ है उसे मालवा कहा जाता था उस समय। फिर है यहाँ पर गुर्जरत्रा किसे कहते थे उस समय? तो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग, जोधपुर का जो बचा हुआ दक्षिणी भाग है, जोधपुर का दक्षिण भाग, उसे गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग जिसे गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मांड और वल्ल, यहाँ पर मांड और वल्ल किसे कहते थे? ये कहते थे जैसलमेर, वर्तमान जो जैसलमेर है उसे मांड या वल्ल कहते थे। फिर यहाँ पे शेखावाटी इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ये किसी भी एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। शेखावाटी में चूरू आ गया, सीकर आ गया और झुंझुनू जिले इसके अंतर्गत आते थे। शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते थे। फिर आ गया यहीं पर एक नाम है अलवर और भरतपुर का कुछ क्षेत्र जिसे मेवात भी कहा जाता था। मेवात अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर प्लस भरतपुर का क्षेत्र जिसे मेवात के नाम से उस समय जाना जाता था। और मेवात नाम क्यों पड़ा? तो मेव जाति की अधिकता के कारण मेव नाम पड़ा। फिर इधर हो गया मालवा, झालावाड़ हो गया, हाड़ौती हो गया। तो इसी के साथ जितने भी इस पार्ट में, राजस्थान अध्ययन के इस पार्ट में जितनी भी जानकारी दे रखी थी राजस्थान इतिहास से संबंधित, पार्ट 2, वो सारी मैंने एक एक मैप के माध्यम से आपको बता दी है। और इस यूनिट की जो साफ राइटिंग में लिखे हुए जो नोट्स हैं वो मेरे VS क्लासेज जगन्नाथपुरा के टेलीग्राम चैनल पर इसकी साफ राइटिंग में लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से इतना वो कर रखा है, लेकिन इसके मैंने साफ नोट्स उस पर डाल रखे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और कैसी लगी आज की क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे सजेशन दें और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।